हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो माय डियर, मैं आपसे बात कर रहा था भारतीय संविधान का भाग 4 पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आज मैं कुछ और जो इसमें क्वेश्चन बचे हुए, अच्छे फैक्ट बचे हुए, मैं फिर से लेके आया हूं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रिपेयर हैं पढ़ने के लिए। और आपको एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि देखो वैकेंसियां खटाखट लगी हुई हैं, बार बार चांस नहीं मिलेगा बच्चे, समझ रहे हैं ना। इसलिए पढ़ाई और सगाई दोनों में हड़बड़ी और लापरवाही हुई ना तो काम खत्म। समझ रहे बात को? क्या कि अभी देखिए जून में आपके पुलिस का एग्जाम होने वाला है, इधर होमगार्ड का लगा हुआ है, एसआई का लगा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी चल रहा है। तो ये बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा यार, समझ रहे बात को? बार बार चांस नहीं मिलेगा आपको नौकरी करने के लिए। और समझिए अगर आज के समय में आपके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है ना, तो समझो कुछ भी नहीं है। समझ रहे बात को? खैर, तो मैं बात आज भाग 4 पे करूंगा, डीपीएसपी पे बात करूंगा। डीपीएसपी माय डियर, जानते ही आप 36 से लेकर 51 तक पूरा डीपीएसपी है। 36 से लेकर के 51 तक, यानी 36 क्या, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक पूरा डीपीएसपी है। डीपीएसपी भाग 4 में है और ये वाद योग्य नहीं है। यानी डीपीएसपी सरकार को एकदम क्या बना देती है, निकम्मा बना देती है, मनमौजी बना देती है। सरकार करे चाहे भाड़ में जाए। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा कहा गया है अनुच्छेद 37 में कि ये वाद योग्य नहीं है। मतलब सरकार करे चाहे ना करे उसकी मर्जी है। समझ रहे आप? यानी इसमें जो चीजें हैं उसको लागू करवाने के लिए आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। भाग 3 में अगर प्रॉब्लम आती है, यानी मौलिक अधिकारों में माय डियर, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। और उसमें 5 तरह के रिट जारी होते हैं। जिस अनुच्छेद 32 में, उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही कहा था, क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो है संविधान की हृदय और आत्मा है। तो मेरे प्यारे भाई, आइए भाग 4 को आगे देखते हैं कि इसमें तुम्हारे एग्जाम के लिए कौन कौन से फैक्ट है। और निश्चित रूप से एक बार अगर आपने ठीक से समझ लिया, पढ़ लिया ना, तो एग्जाम में 101% तुम वो फैक्ट करके आओगे। देखो कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां तुम्हारे सामने अनुच्छेद 43 दिया हुआ है और 43A, ठीक है ना। 43 अनुच्छेद 43 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? कह रहा है जीवन यापन योग्य मजदूरी, जीवन निर्वाह, कहीं कहीं निर्वाह भी दिया रहता है, निर्वाह। मतलब यार गजब बात है, समझ रहे बात को? क्या कह रहा है कि जो लोग कृषि में और तमाम फैक्ट्री कंपनियों में लगे हुए हैं, है ना, कम से कम यार उनको इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना कि उनके बच्चे की पढ़ाई है, दवाई है, समझ रहे ना। यानी जो मूलभूत चीजें हैं वो कम से कम उनकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी मजदूरी करने वाले लोग, चाहे वो खेतों में काम करें। अब आप खेतों की हाल देख लीजिए, खेतों में आप चले जाइए तो जो खेतों में खास तौर से महिलाएं काम करती हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए, उनके शरीर में आपको खून का कतरा नहीं दिखाई देगा। समझ रहे? तो ये जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे ना, वो इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट तो थे कम से कम कि उन्होंने भाग 4 में ये व्यवस्था किया कि भाई साहब ये राज्य का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है कि वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को, खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी आय का ध्यान रखें। समझ रहे बात को? अभी तो हालत ये है कि आप देखिए कृषि जो है ना पूरा घाटे में जा रही है, पूरा घाटे में जा रही है। कोई आदमी खेती करना नहीं चाहता। जबकि आपको पता है कि यही कोरोना के समय में भारत एक ऐसा देश था जिसने अपने लोगों को ज्यादातर यहाँ के लोग क्या है, कोरोना के समय में सुरक्षित रहे। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है मेरे प्यारे भाई, आपको बता दूं क्यों। क्योंकि यहां पे कृषि थी। समझ रहे हैं ना, एग्रीकल्चर है, 60% लोग कृषि पर निर्भर है। समझ रहे? और वो तब ये हाल है जब यहां कृषि घाटे का सौदा है। समझ रहे? तो हमारा अनुच्छेद 43 राज्य को क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 राज्य को कह रहा है कि भाई साहब जो लोग कृषि के काम में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के काम में लगे हैं, बाग बागवानी के काम में लगे हुए हैं और फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, उद्योगों में लगे हुए हैं, समझ रहे ना, वो कहीं लगे हुए हैं, राज्य का यह काम है कि वो ध्यान रखे कि उनका शोषण न होने पाए और उनको निर्वाह मजदूरी, यानी उनको इतनी मजदूरी, इतना वेतन मिले कि उनका जीवन अच्छे से चल सके। समझ रहे ना? ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 43 में।
और देखिए अनुच्छेद 43A, ये माय डियर अनुच्छेद 43A के बारे में आपको एक फैक्ट और बता दूं, 43A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये फैक्ट याद रखना है आप, 42वें संविधान संशोधन, चूंकि 44वां 1978 में हुआ था, 44वां जो हुआ था वो 1978 में हुआ था, लेकिन इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या आप देखिए ना, यहां पर है श्रमिकों की भागीदारी। क्या श्रमिकों की भागीदारी? जो फैक्ट्री वगैरह है भारत में, जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनीज हैं, उसमें जो काम करने वाला लेबर वर्ग है, आप देखिए उसको 8 से ज्यादा 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 20-20 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये 43 का एक कह रहा है कि उन कंपनी और फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है, यानी कंपनी और फैक्ट्री को चलाने वाली जो पूरी टीम है, उस मैनेजमेंट टीम में श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को और कंपनी का विकास, यानी उनके जीवन के साथ साथ कंपनी का भी विकास कैसे होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप लेबर को, श्रमिकों को मैनेजमेंट टीम में रखें। समझ रहे हैं ना? मैनेजमेंट टीम में उनको हिस्सा बनाएं, ताकि उनकी समस्या के साथ साथ आप फैक्ट्री कंपनी की भी समस्या को आसानी से हल कर सके। आप समझिए ना, जो मेहनत करता है ना वही दुनिया का निर्माण करता है, यदि उसी का आप ध्यान नहीं रखिएगा तो कैसे दुनिया का विकास होगा? समझ रहे बात को? तो 43A क्या कह रहा है कि कंपनी फैक्ट्री वगैरह में जो मैनेजमेंट टीम है उसमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि वो अपनी समस्या को आसानी से मैनेजमेंट टीम के बीच में रख सके और उसका निवारण हो सके। ठीक है माय डियर, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। 43 के बाद सीधा आते हैं हम लोग 44 पे। 44 है ना, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूसीसी। यूसीसी समान नागरिक संहिता क्या है? देखिए भारत में क्या पूरी दुनिया में धर्म मौजूद है, तो भारत में भी कई तरह के धर्म है। हिंदू धर्म भी है, इस्लाम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्धिस्ट भी है, जैनिस्ट भी है। समझ रहे आप बात को? तो आप देखेंगे खास तौर से हिंदुज्म और इस्लाम के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि उनके शादी, तलाक और ये जो होता है गोद वगैरह लेना होता है, लिव इन रिलेशनशिप है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप का भैया बहुत तेजी से, हालांकि भारत में इसको मान्यता मिल गई है कि अगर दो एडल्ट लोग हैं तो वो बाय रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो समान नागरिक संहिता है वो कह रही है कि वो सीधा सीधा कह रही है कि राज्य एक ऐसा कानून बनाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, है ना, जिसपे सभी लोगों को बराबर अधिकार मिल सके, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, विवाह का मामला हो चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो बच्चों को गोद लेने का मामला हो, या इस तरीके का जो भी मसला है। अभी क्या है कि धर्म के अनुसार अलग अलग सबकी मनमर्जी चलती है ना। किसी में महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण है, तो लगभग जो है जितने भी धर्म है वहां महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, महिलाओं का वहां शोषण है। तो ये जो हमारा यूसीसी है, यानी समान नागरिक संहिता है, अगर ये लागू हो जाता है तो सभी लोग कानून की निगाह में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उनका जो तलाक है, गोद लेना है, या जो विवाह शादी के जो नियम है, या लिव इन रिलेशनशिप है, वो सब पे क्या हो जाएगा? सबके लिए बराबर कानून बन जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। फिर अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग तरीका नहीं अपनाया जाएगा। ठीक है। और दूसरा फैक्ट मैं यहां आपको एक बात और बता दूं माय डियर, एक फैक्ट और यहां पे क्या है कि अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला ऐसा कौन राज्य है जहां पर ये यूसीसी लागू है, तो आपको पता ही होगा गोवा है। वो गोवा है, लेकिन गोवा आजादी से पहले का है। अभी करंट में मैं आपको बता रहा हूं 27 जनवरी 2025 को, है ना, स्वतंत्र भारत का एक राज्य, क्या? उत्तराखंड ने अपने यहां यूसीसी लागू कर दिया माय डियर। हाँ, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गोवा में था, लेकिन गोवा में जब ये लागू हुआ तो उस समय वो आजाद नहीं था। ठीक है ना, तो गोवा में सबसे पहले, फिर अगर स्वतंत्र भारत की बात करता है तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी कानून लागू है। ठीक है, आगे देखिए आप।
यहां पे है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा। पहले इसमें क्या था? तो पहले इसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य व निःशुल्क, अनिवार्य व निःशुल्क, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा थी, लेकिन बाद में इसको 21 क के तहत फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया इस शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। फिर 45 में जब ये 45 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उठा करके 21 क में रख दिया गया, यानी मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो वर्तमान में 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चे, यानी 6 से इधर के बच्चे, 6 के उस पार नहीं, 6 से पहले यानी प्रारंभिक अवस्था से लेकर के 6 साल तक के बच्चों की देखरेख और उनका पालन पोषण और शिक्षा का काम, ये राज्य ने इसको 45 में, यानी भारतीय संविधान इसको 45 में रखता है और राज्य से डायरेक्शन देता है, राज्य को डायरेक्शन देता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का ध्यान रखा जाए और उनका पोषण वगैरह भी सुधारा जाए। तो उसी को लेकर के आंगनबाड़ी वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन अब आपको पता ही आंगनबाड़ी का सारा जो है मटेरियल सब वो पशु खा जाते हैं, बच्चों को कहां मिलता है, ये तो आपको पता ही है कि भारत में यही हाल है। समझ रहे? फिलहाल हमको फैक्ट से मतलब है, तो यहाँ पे फैक्ट पे ध्यान देंगे कि 45 में अब प्रारंभिक अवस्था से लेकर के प्रारंभिक अवस्था से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का है। जो 6 से 14 था वो निकाल करके 21 को में फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो अभी 45 में क्या है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनके पोषण वगैरह का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। फिर माय डियर, अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है? एससी एसटी व कमजोर वर्गों का उत्थान, है ना। एससी एसटी यानी जाति के आधार पर एससी एसटी का बहुत शोषण हुआ, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ है। तो ये सारी चीजें उनके साथ हजारों साल से हुई है। ठीक है, तो जब संविधान बना तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो उनके साथ हजारों साल से शोषण हुआ है, उस शोषण को कैसे आप अबोलिश करेंगे, कैसे आप खत्म करेंगे। तो उसके लिए कानून बना कि एससी एसटी वर्गों के उत्थान के लिए जो है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा भी उनके लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे एससी एसटी वर्ग का उत्थान हो सके, उनके जीवन में भी विकास हो सके। समझ रहे आप बात को? आगे देखिए, अनुच्छेद 47 माय डियर, 47 में क्या कहा गया है? मद्य निषेध, शराबबंदी। अब आप समझिए, ये 47 में कहा गया है कि राज्य को यह ध्यान रखना है कि दवा वगैरह में जो खास तौर से मेडिसिन बनाने में तमाम तरह के केमिकल और हानिकारक केमिकल, इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और खास तौर से जितनी नशीली चीजें हैं जैसे शराब वगैरह है, इस पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। लेकिन बड़ा चालाक थे भाई, इसी को अगर फंडामेंटल राइट में रख दिया गया होता, शराब वगैरह को, है ना, शराब वगैरह को फंडामेंटल राइट में रख दिया गया होता, तब ये राज्य की मजबूरी बन जाती कि शराब को उसको हाउ एनी कंडीशन बंद ही करना पड़ता। लेकिन कहां पे रखा गया है? डीपीएसपी में रखा गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। क्यों? जानते हैं उनको कि जो डीपीएसपी है भाग 4 है, राज्य करे चाहे ना करे, ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि 47 में शराब को खत्म करने का और इस तरीके के जितने भी हानिकारक और नशीले पदार्थ हैं उनको जो है पाबंदी लगाने का पूरा पूरा डायरेक्शन इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 47 पे माय डियर, समाजवादी और गांधीवादी, है ना, समाजवादी और गांधीवादी दोनों तरह के असर यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है ना। उदारवादी, उदार मतलब ज्यादा लिबरल लोग, और बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है, और यहां पर आधुनिक लोकतांत्रिक विचार, यानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्तियों का विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए यह जरूरी है कि नशीले पदार्थों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, इनको खत्म किया जाए। समझ रहे आप बात को? ठीक है, तो 47 हो गया माय डियर। आगे देखिए आप 48, पशुपालन व कृषि सुधार। पशुपालन व खास तौर से यहां पर जैसे जो दुधारू पशु हैं, है ना, या कुछ पशुओं का जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी उनका काम लिया जाता। पहले तो बैलगाड़ी होती थी यार,
तो उसमें बैल ही नाद दिया जाता था। लेकिन अभी भी कुछ पशु हैं जैसे घोड़े वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी नस्ल में सुधार करना, ठीक है, उनकी नस्ल में सुधार करना। इसीलिए आप देखेंगे कि गायों की नस्लों में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। तो यहां पे दो बातें हैं, एक तो कृषि का सुधार करना, कृषि को जो है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक ढंग से कृषि करवाना, समझ रहे बात को, और दूसरा पशुओं की नस्लों में सुधार करना, और खास तौर से पशुओं जो दुधारू पशु हैं खास तौर से इनका काट पीट यहां पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बात अनुच्छेद 48 में किया गया है माय डियर। आगे देखिए अनुच्छेद 48 का 1 बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, क्या है, पर्यावरण संरक्षण वन व वन्य जीव सुरक्षा। समझ रहे बात को, क्या कहा गया है, पर्यावरण संरक्षण। अरे पर्यावरण संरक्षण कब होगा माय डियर, जब स्टेट सोचेगा तब न होगा। स्टेट खुदे मिलकर के जंगल कटवाने लगे पूंजीपतियों के लिए तो क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, है? जंगल का सफा चट कर दीजिए, नदियों को खत्म कर दीजिए, पहाड़ों को खत्म कर दीजिए, ये सब होगा तो पर्यावरण संरक्षण होगा। बताइए ना, कोरोना में देखे आप ऑक्सीजन को लेकर के क्या हाल था, है ना, सारी जो है पावर लोगों की धरी धराई रह गई थी, एक भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वन व वन्य जीव, अगर मैं कहूं, अगर थोड़ी देर से मैं लीक से हट करके ये बात करूं तो इनका पर्यावरण का संरक्षण, वन व वन्य जीव की सुरक्षा सबसे शानदार, आदिवासियों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासियों को लेकर के राज्य बहुत सचेत नहीं है। कुछ राज्यों में उनके लिए कुछ सुधार किए गए हैं, उन्हीं के लिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 बनाई गई है। दोनों अनुसूची 6 में अमे मित्र का फार्मूला हमने आपको बताया था, जिसमें 4 स्टेट है। अनुसूची 5 में भी उनके शासन प्रशासन से संबंधित जो है बताया गया है, लेकिन अब उनके साथ तमाम तरह का न्याय और भेदभाव होता है, तो कैसे ठीक हो पाएगा। तो इसलिए अनुच्छेद 48 जो बाद में जोड़ा गया है उसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण ये राज्य का काम है, और जंगल को बचाना, नदियों को बचाना, पहाड़ को बचाना, समझ रहे हैं, और जंगली जीवों की सुरक्षा करना, समझ रहे। ऐसा नहीं कि अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से 4 ठू खरीद के लैया और लगाए डाल दीजिए जंगल में, अब पता लगा पीछे के रास्ते से 200 जानवर जो है मरवा दीजिए या ऐसी हालात पैदा कर दीजिए कि खुदे मर जाए। अरे जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कैसे बचेगा भाई, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना। और सरकार को भी मेरी बात ये समझनी पड़ेगी और आपको भी ये बात समझना पड़ेगा परीक्षा के साथ साथ। तो 48 ए में क्या कहा गया है, कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए और जंगली जीवों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए माय डियर। आगे देखिए आप, आगे क्या है 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। किस कैसे राष्ट्रीय स्मारक, जिस पे संसद ने कानून बनाया, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, जिस पर संसद ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाया हो और कानून बना के कहा हो कि भाई साहब, हमारे घर को अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कह दे कि मनोज पावेल का जो घर है ये जो है भाई आज से राष्ट्रीय स्मारक हो गया, तो आप समझ रहे मेरा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, सोचिए जलवा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, समझ रहे बात को आप। तो इस तरह से जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका संरक्षण जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे आप कि मोदी जी जो है वो कौन सा किला बनवाए थे, क्या बताइएगा। तो कम से कम बचा रहेगा महाराज, तबे ना आने वाली पीढ़ी को बताइएगा। तो 49 में क्या कहा गया है कि क्या कह रहा है 49, राज्य का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं, स्थलों का संरक्षण और देखरेख करे। भाई साहब आपको पता है, आप देखे होंगे कि हाई जो निकला था हड़प्पा राखलदास बनर्जिया खुदवाया था महाराज हड़प्पा को। तो ये सब क्या है, इसी महत्व की चीजें हैं। कैसे पता चला है आपको कि भाई साहब 5000 साल पहले हमारे पास एक व्यवस्थित शहर था, ये बात कैसे पता चली। तो अगर उसकी खुदाई नहीं हुई होती, उसका संरक्षण नहीं हुआ होता तो पता चलता, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे पास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसा शहर हुआ करता था। तब मेसोपोटामिया लेके आप मूड़े पे रख के हिलते रहते दूसरे के उस पे, ये लोग सब बड़का है, हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं। तो कम से कम आपके पास गर्व करने लायक ये चीजें हैं। इसलिए, और ये कब होगा, जब नागरिक भी थोड़ा जागरूक होंगे, केवल राज्य नहीं, नागरिक भी अगर जागरूक होगा तभी ये सारी चीजें बच पाएंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि 49 में क्या कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं, स्थलों का संरक्षण और देखरेख करे। समझ रहे हैं।
और सरकार के लोगों से भी कह रहे हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, हमारा वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको बहुत गली आएगी महाराज, क्या बचा के रखे हैं, समझ रहे? तो कम से कम इन चीजों को तो आप लोग बचा सकते हैं ना। खैर आगे देखिए आप, अनुच्छेद, हाँ वही बात है जो 49 में कहा गया था, क्या कि इनको चोरी होने से बचाना है, नष्ट होने से बचाना है, अवैध कब्जा करने से बचाना है, नहीं कि अडानी महाराज का कुल कब्जा करवा दीजिए आप, समझ रहे हैं? ताजमहल है, कुतुब मीनार है, सांची का स्तूप है, ये सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं? ये राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, इनका संरक्षण और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है? ये 49 में कहा गया है। फिर आगे देखिए 50 में क्या कहा गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समझ रहे ना? न्यायपालिका को कार्यपालिका से 50-50 यानी उसका विभाजन करना, दोनों एक दूसरे के काम में दखल ना दे महाराज, समझ रहे बात को? न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग रखना ताकि जो है निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था बनी रहे, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका पे दबाव ना बना सके किसी भी तरह से, ताकि न्यायपालिका जो है अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर सके और हर नागरिक को उसका न्याय सुनिश्चित कर सके, समझ रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए 51 में क्या कहा गया है, कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और संधियों का सम्मान करना, समझ रहे हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय शांति कैसे आएगी भैया? अंतरराष्ट्रीय शांति तब आएगी जब हर देश अपने अपने देश के अंदर जो नागरिक हैं उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका रोजगार, हर चीज पे ध्यान रखेगा, तभी जो है अंतरराष्ट्रीय, देश के अंदर अगर शांति आएगी तो अंतरराष्ट्रीय भी शांति आएगी। तो 51 कह रहा है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी योजना बनाए, समझ रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय जो संधियां हैं, यानी जो समझौते हुए, जो ट्रीटी हुई है, उसका सम्मान बचा रहे, ताकि जो है विश्व में शांति बनी रहे, समझ रहे बात को? तो ये माय डियर आज जो है डीपीएसपी आज यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अब इसके बाद में सीधा वे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है और बार बार पूछे गए हैं। तो कल मैं लेके आ रहा हूं आपको मैं कल इसका प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।